That's make it hurt. Hello everyone, really long time we have met and welcome back to Padla 11th is JEE NEET. This is Nehi Jain. आप लोग भूल नहीं गए होगे आई होप एंड आई एम हियर फॉर योर मैथमेटिक्स. और जैसा कि हमें पता चला है टर्म 1 टर्म 2 कुछ नई चीज़ आई है और उसके ऊपर हम काम करेंगे क्योंकि बिल्कुल हम साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं और बोर्ड्स तो हमें बहुत अच्छे से निकालनी है ही. दिस वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. So today after a long time and we're gonna start a new chapter finally. अभी तक आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर लिए होंगे, बहुत सारा आपका कोर्स हो गया होगा. इतना जो आपको एक गैप मिला था उसमें आपका जो बैकलॉग होगा वो क्लियर हो गया होगा. काफ़ी सारी हमने मोटिवेशनल वीडियोस डाल दी थी टू इंश्योर दैट यू आर बूस्ट अप इनफ और आप लोग रेडी हैं. अब जो हम अदर हाफ पे बढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल है, या आप ऐसे समझिए कि हमें वो चीज़ें पहले से नहीं आती है. जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम है हमारे पास, पीएनसी है हमारे पास, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नई सीखने को मिलेगी हमें. और कॉनिक सेक्शन में हमें स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला. देयर आर मेनी न्यू थिंग्स जो हम सीखने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है. तो ये जो अब हम सेक्शन पे मूव ऑन करने वाले हैं ये हम टर्म 1 और टर्म 2 क्लासिफाई करके आगे देखने वाले हैं. तो अभी तो फिलहाल हम चालू करते हैं. आई होप आप लोग मुझे अच्छे से जानते ही हैं, मेरे कॉलेज के बारे में अच्छे से जानते ही हैं. मेरा जो थर्ड सेमेस्टर चालू हो गया है, मतलब जो सेकेंड ईयर है उसका जो पहला सेमेस्टर है उसके मिड सेम बस मेरे सितंबर में ही हैं. तो मतलब पता ही नहीं चल रहा और हम कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर को भी आधा कंप्लीट कर चुके हैं. एंड आई होप, मतलब कॉलेज हमारे ऑप्शनल हैं, चालू तो हो चुके हैं और हम लोग जा सकते हैं जाना चाहें तो. बट मैं चाहती हूँ पूरी वो जो कॉलेज वाली वाइब है वो कब आएगी और मतलब हम सबको जाने को कब मिलेगा. सो आई होप आप लोगों के स्कूल्स अच्छे से रेगुलरली चालू हो जाएं. आप लोगों को भी ऑप्शनल होगा, जाने को मिल रहा होगा, बट आई होप सब कुछ रेगुलरली चालू हो जाए और आप लोग सेफ़ और हेल्दी भी रहो. एंड 12+ वैक्सीन भी जल्दी आ जाए ताकि आप सब लोग भी वैक्सीनेटेड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ. सो विथ ऑल द गुड विशेज़ एंड ऑल द फिंगर्स क्रॉस्ड मैं आगे बढ़ती हूँ. आई होप आपने पढ़ले 11th का जो इंस्टाग्राम पेज है और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा होगा. अगर नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, फटाफट कर लो. आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, सारे अपडेट्स, सारे न्यू फीचर्स, सब कुछ देखने को मिल जाएगा. और हमारी जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है. फिंगर्स क्रॉस्ड शायद एक ऐप भी आने वाला है. प्रणय वॉज टेलिंग अस अबाउट दिस. तो प्रणय भैया, अथर्व भैया बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरी सेटअप के पीछे, पूरा पढ़ने के पीछे. तो उसी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, उसी जो एफ़र्ट्स हैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए और आप लोगों के लिए जितना सोचा जा रहा है उसमें अगर आपको और भी कोई एडिशनल पॉइंट्स बताने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो. और अगर ये सब बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु वी कैन हेल्प थ्रू दिस चैनल. तो मैंने जैसे कि कहा था कि अब से जो हम पढ़ेंगे वो हम टर्म 1 टर्म 2 के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे. तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में हैं और कौन से चैप्टर्स हमारे टर्म 2 में हैं. सो हियर इज़ माय एनसीईआरटी विथ मी. मैंने उसमें क्लासीफाई कर लिया था. तो देखो, जो मेरा टर्म 1 है उसमें सेट्स आएगा विच इज़ चैप्टर नंबर 1. उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा विच इज़ चैप्टर नंबर 2. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा विच इज़ माई चैप्टर नंबर 5. उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ विच इज़ माई चैप्टर नंबर 9th. फिर हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन विच इज़ माई चैप्टर नंबर 10th, और जो कि आज हम चालू करने वाले हैं. तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. फिर आएगा लिमिट्स, जो एक नया टॉपिक है, हमें पढ़ना है पर बहुत इजी टॉपिक है, नो वरीज. और उसके बाद है हमारा स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स तो हम इतने टाइम से, लिमिट्स है हमारा चैप्टर नंबर 13th,
और स्टैटिस्टिक्स है हमारा चैप्टर नंबर 15। अब स्टैटिस्टिक्स तो हम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं कि उसके बहुत सारी चीज़ें हमें आती है, जो नई चीज़ें होंगी वो फटाफट हम ग्रास्प कर लेंगे और सीख लेंगे। सो हियर सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमने लास्ट चैप्टर ही कंप्लीट किया था, स्ट्रेट लाइन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट्स ईजी है, स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत हद तक आता है। तो ये तीनों चीज़ें जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी विद इन दिस मंथ, तो हम जो हमारा टर्म 1 है हमारा टर्म 1 है उसके लिए कंप्लीटली रेडी होंगे। तो टर्म 1 के लिए रेडी हम जल्दी होने वाले हैं और उसके बाद हम टर्म 2 के लिए ओरिएंटेड स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो टर्म 1 टर्म 2 के लिए ओरिएंटेड स्टडी है यह आपको और कहीं इतनी इजीली नहीं मिलेगी। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। पूरा जो भी नया चेंज आया है, नया रेवोल्यूशन आया है, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो लेक्चर्स हैं वो बन रहे हैं। इतने टाइम से हम वही चीज़ें प्लान कर रहे थे और वही हमारी मीटिंग वगैरह भी हुई थी हम सब की, कि अब हमें टर्म 1 टर्म 2 को कैसे प्रोसीड करना है। तो टर्म 1 टर्म 2 का ध्यान रखते हुए टर्म 1 का आपको मैंने सिलेबस बता दिया है। 4 चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 में से जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजी है और अब हम स्टार्ट कर ही देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस भी अभी ही लिख के बता देना चाहिए मुझे। ओके, सो इन टर्म 2 वी हैव trigonometric functions, which is my chapter number 3, permutations and combination जिसको P and C कहते हैं, which is my chapter number 7, कॉनिक सेक्शन जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि एक नई चीज़ है जो हमें सीखने को मिलेगी, विच इज़ माई चैप्टर नंबर 11। फिर है हमारा 3D ज्योमेट्री, जो हम बहुत ज़्यादा 2D ज्योमेट्री से रिलेट कर पाएंगे, पर बहुत नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक पार्ट हमने लिमिट्स देख लिया था उस टाइम पे फर्स्ट टर्म में। अभी हम डेरिवेटिव्स देखेंगे सेकेंड टर्म में, विच इज़ अगेन चैप्टर 13 का कंटिन्यूड पार्ट। क्या लिख रही हूँ मैं? और मेरा आखिरी जो चैप्टर है टर्म 2 का वो है प्रोबेबिलिटी, और वो चैप्टर भी हम काफ़ी टाइम से पढ़ते, प्रोबेबिलिटी। और ये वाला जो चैप्टर है ये भी हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आए हैं। ये है मेरा 15th चैप्टर। तो अब इधर हमने जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कंप्लीट कर लिया है, और प्रोबेबिलिटी हमें बहुत अच्छे से आता है, डेरिवेटिव्स इजी है, 3D ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन एंड PNC, इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं और वो हम टर्म 2 के लिए रेडी हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग विद आवर टर्म 1। सो दिस इज माई टर्म 2, और इसके लिए भी हम थोड़े टाइम में रेडी हो जाएंगे। राइट नाउ आई विल फोकस ऑन माई टर्म 1। ये टर्म 2 की चीज़ें टर्म 1 के बाद काफ़ी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से ही मैं देखूंगी, और बहुत ज़्यादा मैं जो नया पैटर्न आया है उसके ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोसीड करवाऊंगी। तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप इस पर मिस आउट मत कर देना। ये जो पूरा नया सिस्टम आया है इस पर आप मिस आउट मत करना। एंड प्लीज़ बी इन टच, प्लीज़ कीप अप विथ माई लेक्चर्स, कीप अप विथ माई क्लासेज, एंड वी विल बी ऑल गुड। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो एज आई रोट हियर, वी आर स्टार्टिंग विथ टर्म 1 में आने वाली स्ट्रेट लाइंस। आज हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो नया लुक है ये इसी चीज़ के लिए है कि हमने एक मीट करी है और उसके बाद हमने कुछ नई चीज़ें डिसाइड करी है इस चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की ग्रोथ के लिए, और इन टर्न अपन सबकी साथ ग्रोथ के लिए। तो ये जो नई चीज़ें हमने डिसाइड करी है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे नया लुक देना चाहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोना स्टार्ट। तो अब मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेती हूँ स्ट्रेट लाइन से। तो अब स्ट्रेट लाइन के बजाय मैं सबसे पहले बोलूँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमें क्या पता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो होती है जिसमें हमें ज्योमेट्रिकल चीजें देखने को मिलती है। हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके थ्रू हम हमारी अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स
सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो अलजेब्रा सीखा था उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लांट करके जब सॉल्व कर लेते हैं, या उसे जब हम, जैसे हमारी एक अगर अलजेब्रा में मैं कहूँ तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एक पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कहूँ तो ये है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से जब हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स में मैं कहूँ तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन और बहुत चीज़ें होती हैं। ये तो वो है जो हम 11th-12th में सीख पाएंगे। उन सबको जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट कर पाएंगे, तो वो हमारी कुल मिला के बन जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो हम पेन पेपर से लिखते हैं उसको राउंडर और प्रोटेक्टर यूज करके कैसे सॉल्व करना है, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब 10th स्टैंडर्ड था तब तक तो ये ऐसा लगता था कि यार ये फालतू की मेहनत है, या फिर ऐसा हम क्यों करें, जब हमको इधर ही चीज़ें समझ आ रही है, जब हम इधर ही चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं तो हम वहाँ जाए ही क्यों। पर वो हमने इसलिए सीखा क्योंकि अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो विदाउट हमारा ज्योमेट्रिकल सिस्टम या विदाउट कोऑर्डिनेट प्लॉटेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे, या फिर हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमको बहुत हद तक काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। मतलब देयर विल बी टाइम्स जब आपको कोऑर्डिनेट मतलब ज्योमेट्रिकल प्लॉटेशन पेन पेपर पे सॉल्व करना, मतलब पेन पेपर मतलब सॉल्व कोई भी क्वेश्चन को अल्जेब्रिकली सॉल्व करने से ज़्यादा इजी लगेगा। तो उस टाइम के लिए हमने जो इतना 9-10 से चीज़ें सीखी है वो सीखी है, तो वो चीज़ें भले ही हमको थोड़ी कम काम की लगती हो, पर इधर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो तो हम कर ही चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पता है। ये होती है मेरी एक्स एक्सिस और ये होती है मेरी वाई एक्सिस, इधर है मेरा ओरिजिन। अब एक जेड एक्सिस भी होती है, वो आएगी जब हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री। जेड एक्सिस अगर हम 3D प्लेन में देखें तो ये, और इसके बाद हमें मिल जाती है एक जेड एक्सिस। तो आप यहाँ से देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 आपको एक्सिस दिख रही होगी, एक आपकी तरफ आते हुए, एक ऊपर जाते हुए और एक साइडवेज जाते हुए। सो दिस इज व्हाट इज 3D ज्योमेट्रिकल प्लेन। पर अभी जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, अब हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक मेन होती है एक्स एक्सिस और एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स ओ या फिर मुझे कहना चाहिए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो जो मेरे पास एक्स ओ एक्स डैश है ये है मेरी एक्स एक्सिस, और जो वाई ओ वाई डैश है ये है मेरी वाई एक्सिस। तो ये हो गया मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट इस क्लास में हम स्लाइड इन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये जो स्लाइड इन होने वाला है इसमें बहुत स्मूथ बनाना चाहती हूँ, और आपको पता भी ना चले कि हमने कहाँ कोई नई बात सीख ली, या कहाँ अब हम एक स्विच कर रहे हैं 10th से 11th पे। तो वो जो ट्रांजिशन है वो मैं बहुत स्मूथ बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो होल्ड ऑन, आप भले ही 2x पे कर लीजिए, बट डू नॉट स्किप दिस पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्वाड्रेंट्स पे। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, तो वो मुझे दिखा कुछ ऐसा। तो जब मैंने ऐसा जब बनाया तो यहाँ पे मुझे 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो जैसा कि हमने कहा हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। व्हाट आर क्वाड्रेंट्स? जो 4 टुकड़े होते हैं एक्सिस के, एक्सिस से एक कोऑर्डिनेट प्लेन में जो 4 टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। जिसमें ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं एक पॉइंट का एड्रेस। फिर से वही बनाती हूँ मैं।
भी ये एक पॉइंट है, तो इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस डिफाइन होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट से। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से जो कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है वो क्या चीज़ है? जैसे ये इसका इस जगह से डिस्टेंस और ये इसका इस जगह से डिस्टेंस, मतलब किसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, या फिर मुझे कहना चाहिए एब्सिसा होता है। और किसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका नहीं, किसी पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, या फिर मुझे कहना चाहिए ऑर्डिनेट होता है। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा कहलाता है और जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। मतलब ये बात ध्यान से सुनना, x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से आप कितना दूर हो वो है आपका y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से दूरी मतलब y एक्सिस से कितना दूर हो वो है आपका x कोऑर्डिनेट। वहीं y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। तो ये रही इस पूरे स्लाइड की समरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको लगेगा यार क्या लड्डू क्वेश्चन है, पर जब इन बातों को एक बड़े से क्वेश्चन का हिस्सा बना दिया जाता है तो यहाँ पे हो जाती है सिली मिस्टेक्स। तो अगर यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है मतलब आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है गलत, और जेईई की बात करें जब हम तो नेगेटिव में हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि वो लोग भी इधर गलतियाँ होती है ये जानते हैं, और 4 में से जो एक ऑप्शन सही है उसके अलावा 3 ऐसे ऑप्शन देते हैं जो पक्का से अगर आपने ऐसी छोटी गलती करी होगी तो आपका आंसर आएगा। फिर आप वो ऑप्शन दिखते ही उसे कॉन्फिडेंस में टिक कर दोगे और आप बढ़ जाओगे आगे। तो +4 की जगह आपके हो गए -1। क्यों? क्योंकि आप एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, इन छोटी छोटी बारीकियों में कंफ्यूज हो गए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें अच्छे से आनी ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं करी। तो साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फिर से सेम ड्राइंग बनाते हैं। अब साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की ये बात है ना कि जो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका साइन होता है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट का साइन होता है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट का साइन होता है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट का साइन होता है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट्स हमारे ऐसे दिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के ऐसे दिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के ऐसे दिखते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऐसे दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहलाता है हमारा ओरिजिन, या फिर मुझे कहना चाहिए 0। इस एंड पे जहाँ पे x डैश होता है ये आती है हमारी +∞, यहाँ हमारे x एक्सिस की आती है -∞, यहाँ हमारे y एक्सिस की आती है +∞, और यहाँ हमारे y एक्सिस की आती है -∞। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है इधर मेरे x कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, इधर मेरे x कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे y कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर जो मेरे y कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, आई नो, उसकी वजह से हमें ये कोऑर्डिनेट्स के साइन ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ मेरे बेसिक से ऑब्वियस से ऑफ कोर्स पॉइंट्स कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं।
0,0। उसके बाद कोई भी x एक्सिस पे पॉइंट है, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, और कोई भी y एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आती है। तो अब x एक्सिस पर पॉइंट है, उसका ऑर्डिनेट होता है 0, और y एक्सिस पर पॉइंट है, उसका एब्सिसा होता है 0। मुझे बस एब्सिसा और ऑर्डिनेट को यूज़ करना था सेंटेंस में, इसलिए मैंने ये बात फिर से दोहराई। तो आई होप आप एब्सिसा ऑर्डिनेट भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चलो अब आ गए हम 10वीं में। चलो ये जल्दी से बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है। अगर मैं कह रही हूँ P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच में मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस PQ होता है √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आती है। तो एक और बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है, वो होता है √x² + y²। मतलब अगर ये पॉइंट है और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो ये वाली डिस्टेंस होती है मेरी √x² + y²। ठीक है, इतनी बेसिक सी मैंने एक बात बोली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की, हमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट्स बताने वाली हूँ। कैसे टेस्ट? मतलब पहला टेस्ट, कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का टेस्ट क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का टेस्ट ये होता है कि हमारी 2 साइड्स इक्वल है। दूसरा टेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का टेस्ट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का टेस्ट ये होता है कि हमारी 3 साइड्स इक्वल हैं। तीसरा टेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल का टेस्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का टेस्ट ये होता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलिए चौथा टेस्ट है मेरा कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कोलिनियर पॉइंट्स कोई भी 2 पॉइंट पेयर्स का सम तीसरे पॉइंट पेयर के सम के बराबर होगा। मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे कोलिनियर, ABC। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। ये हो गया कोलिनियर पॉइंट्स का टेस्ट। अब मेरा 5वां टेस्ट मैं लिखती हूँ स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर अगर मुझे टेस्ट करना है तो मुझे चारों इक्वल साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल, ये चेक करना है। वहीं अगर मुझे रोम्बस का टेस्ट करना है तो मुझे बस ये देखना है कि मेरी चारों साइड्स इक्वल हो। मुझे डायगोनल को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर भी आखिरकार एक रोम्बस ही है। वैसे ही अगर मुझे रेक्टेंगल को टेस्ट करना है तो मैं ये देखूंगी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स इक्वल हों। बट अगर मुझे पैरेललोग्राम का टेस्ट करना है तो मैं बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों यही चेक करूंगी। क्यों? क्योंकि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो हर स्क्वायर एक रोम्बस है और हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ रोम्बस या काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो सबसे बड़ा मेरा सर्कल होगा
लेट मी चूज अनदर कलर। ये मेरा सबसे बड़ा सर्कल है पैरेललोग्राम का। उसके अंदर आते हैं मेरे रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स के अंदर आते हैं रोम्बस, और रोम्बस के अंदर आता है स्क्वायर। तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये बात समझ में आती है? ये कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस गलत ना हो जाएं, इसलिए मैंने लिख रखा है। तो अगर ये बात समझ आती है तो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन पे। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये मेरी अगर एक लाइन है पी क्यू और इधर एक पॉइंट है आर, तो इस आर पॉइंट ने पी क्यू को इंटरनली डिवाइड किया। मैं कह देती हूँ m1 m2 रेशो में। पर अगर ये इधर पॉइंट है आर, तो मेरे इस आर पॉइंट ने इस जगह पे इस पी क्यू लाइन को डिवाइड किया। ये पूरा मेरा कहलाएगा m1 और ये कहलाएगा मेरा m2। ठीक है, तो इस तरीके से इसने डिवाइड किया। तो इन दोनों में क्या अंतर है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में? यहाँ पे मैं लिखूंगी PR अपॉन QR इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, बल्कि यहाँ पर मैं लिखूंगी PR अपॉन QR इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, परंतु एक माइनस साइन के साथ। तो क्या ये अंतर समझ आता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का? अगर ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन की बात समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला पे। फिर से आ गए हम 10वीं में। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला मेरा होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला है जिसमें मेरे जो पॉइंट्स हैं वो है x1 y1 एंड x2 y2, प्लस जो मेरा रेशो है वो है m1:m2। तो इन बातों को ध्यान में रख के ये मिला है हमें सेक्शन फॉर्मूला। और अगर इस सेक्शन फॉर्मूला को मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बनाना चाहूँ, ये सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज़ हम इंटरनल डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अगर इस सेक्शन फॉर्मूला को मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यूज़ करना चाहूँ तो मुझे बस क्या करना होगा, मुझे इधर लगाना होगा माइनस साइन। जैसे ही इधर आ जाएगा मेरा माइनस साइन, वैसे ही ये मेरा बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, और जब मेरा इधर प्लस साइन है तो ये है मेरा इंटरनल डिवीजन। चलिए, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला वाली बात। अब जब हमने सेक्शन फॉर्मूला समझ लिया तो हमें कुछ बातें समझ आई होगी कि किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए हम कर सकते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब अगर कोई भी पॉइंट ने एक लाइन को k:1 रेशो में डिवाइड किया हो तो k:1 हम कैसे फाइंड करते हैं, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और ky2 प्लस 1 प्लस y1 अपॉन k+1। ये कब हमें काम आता है, ये वाला फॉर्मूला हमें तब काम आता है जब हमको हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हो, जब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और हमसे क्या पूछा हो, हमसे रेशो ऑफ डिवीजन पूछा हो। तो जब हमसे रेशो ऑफ डिवीजन पूछा हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हमारा k अननोन है, x2 x1 पता है, y2 y1 पता है, और ये इक्वल टू जिस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा वो भी हमें पता है। तो बस यहाँ पे हमारा जो k अननोन है वो हम फाइंड कर पाएंगे इस
फॉर्मूले को यूज़ करके, और उससे हमें पता चल जाएगा रेशियो ऑफ डिवीजन। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 10वीं में भी आए होंगे और आपको बिल्कुल याद होंगे, नो डाउट, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, अब जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करती हूँ तो मुझे वर्टाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की। तो ये 3 वर्टाइसेस से हमने एक फॉर्मूला बनाया था जो मुझे तो याद है, आप लोगों को याद हो तो आप भी फटाफट इस फॉर्मूले को लिखिए। तो ये फॉर्मूला था मेरा हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं इसे ओपन करके x1 कॉमन निकाल लूँ, x2 कॉमन निकाल लूँ और x3 कॉमन निकाल लूँ, तो इसे मैं लिख सकती हूँ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। तो इन दोनों तरीक़ों से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और एक और डिटर्मिनेंट फॉर्म है इस फॉर्मूले का। अब वो डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे लिखाता है या डिटर्मिनेंट चीज़ ही क्या होती है, ये हमको आगे देखने को मिलेगा, ये हमको अभी सीखने को नहीं मिलेगा, बट इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, हाउ इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म रिटन, वो आप लोग अपने लेवल पे खुद ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं जो जेल ओरिएंटेड लेक्चर बनाऊंगी उसमें इंक्लूड कर लूँगी। बट दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इसी फॉर्मूले का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है। चलिए, अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब जो टेस्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स था, उस टेस्ट में मैं लिख सकती हूँ कौन से नंबर का टेस्ट था, वो था मेरा 4th नंबर का टेस्ट। तो मेरा जो 4th नंबर का टेस्ट था कोलिनियर पॉइंट्स वाला, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ कि जब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो मेरे पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। ब्लू पेन से लिखना चाहिए था। इसके लिए मैं लिख सकती हूँ कि जब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो मेरे पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। इसका मतलब x1 y2 माइनस y2 x1 प्लस x2 y3 माइनस y3 x2 प्लस x3 y1 प्लस y3 x1 सॉरी माइनस। तो जब ये 0 हो जाएगा तब मेरे जो 3 पॉइंट्स हैं वो है कोलिनियर। तो ये हो गया मेरा कोलिनियरिटी चेक करने का एक बहुत ईजी सा तरीका। इधर मेरी हो जाती है कोलिनियरिटी चेक। अब यहाँ से जब मैं आगे बढ़ूंगी तो अब हम आ गए हैं स्लोप ऑफ लाइन पे। स्लोप ऑफ अ लाइन। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? आई नो रक्षित भैया ने बता दिया है, आई नो तुम फिजिक्स में ये चीज़ें कर चुके हो और अब तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ें आती होंगी कि स्लोप क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का एक स्लोप से क्या लेना देना है। पर ये जो स्लोप वाला पार्ट है मैं अपने लेवल पे तो अच्छे से बताऊंगी ना यार, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करती हूँ। आज के लिए कोई लोड नहीं है, लाइट है, चिल है। बस हमें जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पुराना वाला, उसे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आज का मैंने टाइम दिया है पुराना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से ग्रिप में लाने के लिए। तो इसके बाद पुराने किसी भी कंसेप्ट पे हम ना अटकें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे का तो मैं स्ट्रॉन्ग करा ही दूंगी और अगर हम साथ चलेंगे तो पूरा बहुत
क्रिस्टल क्लियर और एकदम सॉलिड हो जाएगा। पर हमारा जो पुराना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसे मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया है। अब उसमें कहीं पे भी कोई भी अड़चन ना आए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे आप अपने पार्ट पे अच्छे से निभाइए। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ स्लोप ऑफ अ लाइन। उसके बाद मैं और भी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या जो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं उन पे आगे बात करूँगी। और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग है, थोड़ी सी चीज़ें अलग है। तो एक बार जब हम ये चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे फिर हमें लगेगा कि फ़िज़िक्स में तो यार हमने इतना सा हिस्सा पढ़ा था जो हमें फ़िज़िक्स में आगे काम आने वाला था। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन्स आप फिज़िक्स में नहीं पढ़ चुके हैं, आपको भले ही स्लोप अभी पता होगा क्या होता है, और बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो अब हैं हम NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज तक के पार्ट पे पहुँच गए हैं। एंड 4 ही तो एक्सरसाइज होती है, वील कंप्लीट इट ऐसे। तो बस अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।